Good morning, smart learners. How are you all? I hope you all are fit, fine, and healthy, and spending quality time with your family members. I always pray to God for your good health and happiness. I welcome you all in today's EVS class. Before starting today's class, I want to tell you, always follow the instructions given by your parents. हमेशा अपने घर में अपने बड़ों का कहना मानना है, क्योंकि जो हमारे घर में एल्डर्स होते हैं वो हमें हमेशा अच्छी राह पर चलने के लिए कहते हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। Today we are going to revise chapter 5, The Journey of Food, and chapter 7, Different Forms of Water. After that, I will explain you the way to attempt your half-yearly assessments. So, be ready. जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. We cannot live without water because we do so many activities with the help of water, like drinking, bathing, irrigating the plants. तो वाटर हमें कहाँ से मिलता है? सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्स मतलब देने वाले. पानी कहाँ से मिलता है हमें? रेन, जो बारिश, जो रेन है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. धरती के ऊपर बारिश का पानी हमें मिलता है. एंड दिस वाटर ब्रिंग्स बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल. और जो रेन वाटर है वो कैसे आता है? वाटर साइकिल के कारण. वाटर साइकिल क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें पानी पहले इवेपोरेट होकर क्लाउड्स बनते हैं, और जब ये क्लाउड्स कूल डाउन हो जाते हैं तो दोबारा से ये वाटर रेन की फॉर्म में धरती पर आ जाता है. About 3/4 of the Earth's surface is covered with water. हमारी अर्थ का 3/4 मतलब 3 हिस्से में वाटर है और केवल एक हिस्से पर लैंड है. तो देखिए कितने बड़े एरिया में वाटर है, और ये वाटर किस फॉर्म में अर्थ में रहता है? इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स, ponds, underground water. Even animals and plants also have water. Underground water. Under मतलब नीचे, ground मतलब सॉइल के नीचे. जो पानी धरती के अंदर इकट्ठा होता है उसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. Some of the rainwater seeps into the soil till it reaches a layer of solid rock. बच्चों, जब रेन वाटर धरती पे पहुंचता है, जो बारिश होती है, कुछ पानी तो बहकर नदियों में, लेक्स में, ओशंस में, सीज में चला जाता है, और कुछ पानी जो हमारी मिट्टी है, जो सॉइल है, वो सीप कर लेती है, चूस लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. तो जो पानी सॉइल सीप करती है, चूसती है, वो धरती के नीचे, धरती के अंदर सॉलिड रोक, जो हार्ड सरफेस है अर्थ के नीचे, वहाँ पर वो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. और धीरे धीरे ये पानी जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो इसी पानी को हम वेल्स और ट्यूबवेल्स की हेल्प से बाहर निकालते हैं पीने के लिए. और इसी वाटर को, जो कलेक्ट हुआ वाटर है, उसी वाटर को अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मीन्स वाटर का हाफ बन जाना. पानी को जब गर्मी मिलती है, जब हीट मिलती है, तो ये पानी धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प बन जाता है, पानी कन्वर्ट हो जाता है वेपर में.
द चेंज ऑफ वाटर, वाटर का चेंज होना, इनटू किसमें चेंज होना, वाटर वेपर, वाटर वेपर में चेंज होना, किसके कारण, ड्यू टू हीटिंग, हीट के कारण, गर्मी के कारण। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, उसे इवेपोरेशन प्रोसेस कहते हैं। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, चलिए इसको समझते हैं। When water vapor is cooled, it turns back into liquid form. जो वाटर वेपर एयर के अंदर है, एटमॉस्फेयर के अंदर है, वो जब किसी ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ठंड होती है, कूलिंग होती है, तो ये वाटर वेपर दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले गैसेस फॉर्म में हमारे एयर के अंदर मिक्स होते हैं। वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग, वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना कूलिंग के कारण, ठंड के कारण। दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर, तो जो ये चेंज है वाटर वेपर का इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड मतलब पानी बन जाना, तो ये क्या है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यही प्रोसेस कंडेंसेशन होता है। तो वाटर साइकिल में कंडेंसेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पानी इवेपोरेट हुआ, एयर में गया, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो वाटर वेपर है ये क्लाउड्स के शेप में आ जाते हैं, और धीरे धीरे ये क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं। अब जब ये क्लाउड्स अपने अंदर इन वाटर वेपर को नहीं रोक सकता, और ये ऐसे रीजन में पहुंचते हैं जहाँ पर कूलिंग होती है, ठंड होती है, तो ये क्लाउड्स में से वाटर ड्रॉपलेट्स जमीन पर गिर जाते हैं, कंडेंस हो जाती है, और रेन की फॉर्म में धरती पर आ जाती है। लेट्स रिवाइज लेसन 5, द जर्नी ऑफ फूड। फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। हम सबके लिए खाना बहुत ज़रूरी है, और इस फूड को कौन ग्रो कर रहे हैं, हमारे फार्मर्स। फार्मर्स आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क टू ग्रो दीज क्रॉप्स, और क्रॉप्स को लगाने के डिफरेंट स्टेप्स हैं, बहुत स्टेजेस हैं जिसे क्रॉस किया जाता है, फॉलो किया जाता है, और उसके बाद ही फूड हमारी डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है। तो कौन कौन से वो स्टेप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉइंग। सबसे पहले फार्मर प्लो करता है, फील्ड को प्लो करना होता है, हल चला के मिट्टी को सॉफ्ट बनाना। He does this work with the help of animals or by tractors. After plowing the field, sowing is done. Sowing क्या होता है? सीड का, बीज का लगाना, बीज को बोना खेतों में, उसके बाद बीज डाला जाता है, सीड को लगाया जाता है। After sowing the seed, irrigation is done. Farmer is irrigating the field. जो फार्मर है वो खेतों को इरिगेट करता है। इरिगेट मतलब टू गिव वाटर टू द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स फार्मर ने लगाई है उसको पानी देना। आफ्टर इरिगेटिंग द फील्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उसी तरह से क्रॉप्स को भी ग्रो होने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। काफ़ी न्यूट्रिएंट्स तो सॉइल के अंदर होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। इसके अलावा फिर भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उसमें मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद, एंड फर्टिलाइजर्स, और बहुत सारे खाद डाली जाती है, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। आफ्टर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, spraying पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इज डन। स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स को, किस लिए? ताकि इंसेक्ट्स और पेस्ट जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें खत्म किया जा सके। हार्वेस्टिंग,
Harvesting is a process in which the crop that is ripe is cut. वो प्रोसेस जब हमारी फसल तैयार हो जाती है काटने के लिए तो किसान अपनी क्रॉप को काटता है, हार्वेस्ट करता है। हार्वेस्ट करने के बाद वो उसको सेल करता है, सेलिंग इन होलसेल मार्केट। उस क्रॉप को काट के पैक करके वो होलसेल मार्केट में लेकर जाता है, जिसे मंडी कहते हैं। और वहाँ से जो छोटे दुकानदार होते हैं उन फूड क्रॉप्स को खरीदते हैं और फिर हम उन शॉपकीपर से, सेलर से उस सामान को खरीद लेते हैं, बाइंग दीज फ्रॉम सेलर्स। और इस तरह से जो फार्मर ने बड़ी मेहनत से फूड ग्रो किया है वो हमारे घर तक पहुंचता है और जिसे हम खा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब गरम मसाले। बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस हैं जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छी खुशबू होती है, स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस होती है, फ्लेवर, स्वाद बहुत अच्छा आता है चीज़ों में और इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। इनमें औषधि गुण भी होते हैं जो हमें कई तरह की बीमारियों से बचाती हैं। और ये कौन कौन से स्पाइसेस हैं? टर्मरिक, जिंजर, क्लव, कार्डामम, ब्लैक पेपर, सिनामन, चिली। बहुत सारे से स्पाइसेस हैं जो प्लांट्स हमें देते हैं और हम इनको अपने फूड को टेस्टी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। Students, I am going to tell you how to attempt your half yearly assessments. आपको अपनी हाफ ईयरली असेसमेंट्स को किस तरह से शीट के ऊपर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन है, fill the blanks with the help of given words. आपको fill the blanks हेल्प बॉक्स की हेल्प से करने होंगे। आपको वर्ड्स दिए होंगे और नीचे सेंटेंस होंगे। आपको राइट वर्ड उसकी राइट प्लेस पर फिल करना होगा। तो इसके लिए आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए और आपको केवल क्वेश्चन ए के आगे फिल द ब्लैंक्स डालना है और उसके बाद 1, 2, 3 डालोगे। आपको इस तरह से ये सेंटेंस अपनी शीट पर नहीं लिखनी है, आपको केवल आंसर्स लिखने हैं। नंबर 1, दैट इज अ होलसेल मार्केट। ये होलसेल मार्केट है। तो होलसेल मार्केट को क्या कहते हैं? यस, मंडी। मंडी इज अ होलसेल मार्केट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मंडी। और आपको आगे ये सेंटेंस नहीं उतारना है शीट पर। नंबर 2, द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज। कौन सी चीज क्रॉप्स को लगाने के लिए बहुत ही जरूरी है? क्या चीज चाहिए क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए? वाटर। तो हम यहाँ पर वाटर लिखेंगे। आपको केवल नंबर 2 के आगे वाटर लिखना है। नंबर 3, डैश इज अ क्लाउड इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। ये भी एक तरह के क्लाउड होते हैं और ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आकर ये बनते हैं। तो क्लाउड को क्या बोलते हैं? फॉग। FOG। आपको इस तरह से 1, 2, 3 के आगे केवल आंसर्स लिखने हैं, सेंटेंस नहीं उतारने हैं। क्वेश्चन बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बच्चों, ट्रू फॉल्स करते हुए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या वो सही है या गलत है। आपने चैप्टर समझा है अच्छे से तो आपको पता होना चाहिए। और टी और एफ नहीं लिखना है, पूरे स्पेलिंग्स लिखोगे ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। नंबर 1, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। की जो बारिश है वो फ्रेश वाटर का मेन सोर्स है। सोर्स मतलब देने वाला। तो बारिश से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। यस, दिस इज ट्रू। तो हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। आपको सेंटेंस भी लिखना है, क्वेश्चन भी लिखकर
ये हेडिंग डालोगे और नंबर 1 के आगे ट्रू लिख दोगे। नंबर 2, फार्मर्स यूज कार टू प्लो द फील्ड, कि जो फार्मर है प्लोइंग के लिए, अपने खेतों को प्लो करने के लिए क्या कार का यूज करते हैं? सोचिए, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि वो तो एनिमल से या फिर ट्रैक्टर से फील्ड्स को प्लो करते हैं। नंबर 3, फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, कि सभी लिविंग बीइंग्स के लिए भोजन बहुत ही जरूरी है। यस, दिस इज ट्रू, हमें जीने के लिए फूड की जरूरत होती है। क्वेश्चन सी, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या होता है? एक सेंटेंस दिया होगा आपको और उसमें उसका राइट आंसर ऑप्शन में होगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है जो आपको चूज करना है और शीट के ऊपर लिखना है। आपको टिक नहीं लगाना है, आपको उस ऑप्शन को जो करेक्ट है उसको शीट के ऊपर लिखना है। नंबर 1, द स्पाइस यूज्ड टू हील आवर वुंड्स इज, वो कौन सा स्पाइस है जो हमारे जख्मों को ठीक करता है? जब कट लग जाता है तो इसे हम लगाते हैं उसके ऊपर। हम किसे लगाते हैं? टर्मरिक, क्लव और सैफरन। तो किसे यूज करते हैं? टर्मरिक। तो टर्मरिक राइट आंसर है। आपको टिक नहीं लगाना है, आपको शीट के ऊपर क्वेश्चन लिखकर नंबर 1 के आगे टर्मरिक लिखना है। नंबर 2, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। तो ये कौन सा प्रोसेस है? इवेपोरेशन। तो आपको इवेपोरेशन को नंबर 2 पे लिखना है, स्पेलिंग्स लिखनी है, इस वर्ड को शीट के ऊपर लिखना है। तो आपको इस तरह से इन आंसर्स को अपनी शीट के ऊपर लिखना है। क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स हेडिंग डालोगे और आपको सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, सिर्फ आंसर लिख के 1, 2, 3 जो आपके क्लास में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 पर आंसर्स है उन्हें इस तरह से लिखोगे। इसी तरह से क्वेश्चन भी कौन सा है? ट्रू फॉल्स का है, हेडिंग में ट्रू और फॉल्स लिखेंगे और 1, 2, 3 लिखने के बाद स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन सी, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन वाला था। इसमें भी आपको जो राइट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, आंसर लिखकर नंबर 1 पे राइट ऑप्शन जो है और उसी तरह नंबर 2 पे भी जो राइट ऑप्शन है वो इस तरह से लिखोगे। तो बच्चों, अब आपको समझ आ गया है आपको ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह से अपनी आंसर शीट के ऊपर लिखने हैं। थैंक यू बेटा। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।